हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सी शार्प का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एक न्यू फीचर जिसका नाम है रिकॉर्ड। भाई देखो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सी शार्प की जो लेटेस्ट प्रोग्रामिंग आज के टाइम पे होती है, मॉडर्न टाइम पे होती है, तो उसके अंदर रिकॉर्ड्स का एक जो इजाफा है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है सी शार्प डेवलपर्स के लिए। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियो सी शार्प से रिलेटेड मैं इस चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूँ। तो मैं हूँ आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, व्हाट इज रिकॉर्ड इन सी शार्प। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इसके प्रैक्टिकल के ऊपर आने से पहले कुछ इसकी बातें समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। देखो, आज के इस लेक्चर के अंदर जो जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे वो क्या है। यहाँ पे देखो, व्हाट आर रिकॉर्ड्स इन सी शार्प। सी शार्प में रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। उसके बाद रिकॉर्ड्स और क्लासेस का कंपेरिजन करके मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाऊंगा। फिर यहाँ पे देखो, वाई डू वी नीड रिकॉर्ड्स, मतलब रिकॉर्ड्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो रिकॉर्ड्स हैं ये बेसिकली है क्या। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको रिकॉर्ड्स के ऊपर आने से पहले एक चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि रिकॉर्ड से पहले हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे वो कौन कौन से होते थे। क्लासेस होती थी, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास स्ट्रक्ट होता था। तो यहाँ पे सी शार्प के अंदर हमारे पास क्लास और स्ट्रक्ट की ये जो फैमिली है ना, इसके अंदर एक और इंक्लूजन हुई है। एक और इस बरादरी के अंदर एक चीज़ हमारे पास आई है जिसको हम कहते हैं रिकॉर्ड। मतलब आप इस तरह समझ सकते हो कि क्लास, स्ट्रक्ट और ये जो रिकॉर्ड है ये एक ही फैमिली के अंदर क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि क्लास और जो रिकॉर्ड होते हैं इनके दरमियान मैं कंपैरिजन करवा के भी आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, तो आपने यहां तक ये समझना है कि ये तीनों चीजें हमारे पास एक ही फैमिली से क्या करती हैं, बिलोंग करती हैं। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो, ये जो हमारे पास क्लास है, स्ट्रक्ट है और रिकॉर्ड है, ठीक है, इसके अंदर एक मेन पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं। यहां पे देखो, जिस तरह ये जो हमारे पास क्लास और रिकॉर्ड्स है ना, ये बेसिकली हमारे पास रेफरेंस टाइप है। और ये जो स्ट्रक्ट है वो हमारे पास क्या होता है, वैल्यू टाइप होता है। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब क्लासेस हो गए, रिकॉर्ड्स हो गए, ये आपके पास रेफरेंस टाइप में आते हैं और स्ट्रक्ट आपके पास वैल्यू टाइप में आता है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास सी शार्प प्रोग्रामिंग के अंदर दो टाइप्स हैं, एक वैल्यू टाइप होता है, एक रेफरेंस टाइप होता है। वैल्यू टाइप के अंदर आपको पता है इंट, बूल, फ्लोट, डबल, ये सारी डेटा टाइप्स आ जाती हैं। रेफरेंस टाइप के अंदर आपके क्लासेस, इंटरफेसेस, डेलीगेट्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। वैल्यू टाइप के बारे में आपको पता है कि उसकी जो मेमोरी है वो स्टैक के अंदर बनती है, और ये जो रेफरेंस टाइप होता है उसके लिए हमारी हीप मेमोरी यूज़ होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो रिकॉर्ड यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि वो क्या है, बेसिकली आपके पास एक रेफरेंस टाइप है। तो भाई देखो, इसकी थियरी समझाने से पहले मैं आपको क्लास वर्सेस रिकॉर्ड्स, मतलब इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन समझाता हूँ। फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि रिकॉर्ड को हम किन किन सिनेरियोज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट मैं जंप करता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में। सबसे पहले इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर इसके जो बाकी के थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैंने अपना विजुअल स्टूडियो 2022 ओपन कर लिया है। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ से मैं कंसोल ऐप सेलेक्ट करूँगा और इस एप्लीकेशन का हम यहाँ पे नाम रख देते हैं रिकॉर्ड्स इन सी शार्प। ठीक है, ये मैंने अपनी एप्लीकेशन का नाम लिखा, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो, आपने फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना है। आप चाहो तो यहाँ पे .NET 6 भी सिलेक्ट कर सकते हो, .NET 8 भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि दोनों के अंदर, मतलब सी शार्प 10 के अंदर और 12 के अंदर हमारे पास ये दोनों सपोर्टेड है। तो यहाँ पे मैं लेटेस्ट फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि है हमारे पास .NET 8। ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। तो सबसे पहले इस कोड को, वो जो हमारा मेन मेथड स्टाइल होता है, उसके अंदर मैं कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पे आओ, लेफ्ट साइड पे आपको आइकन नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे क्लास आ जाएगी और उसके बाद हमारे पास ये मेन मेथड आ जाएगा। तो भाई आप देखो, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक पब्लिक क्लास बनाता हूँ। ठीक है, क्लास, और इसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ पर्सन। ठीक है, मतलब पर्सन की मैंने यहाँ पे क्लास बनाई। सबसे पहले मैं आपको क्लास की कुछ बातें बताने वाला हूँ। उसके साथ जब मैं आपको रिकॉर्ड की बात समझाऊंगा तब आपको इसका जो रिकॉर्ड का कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन क्लास के अंदर मैं दो प्रॉपर्टीज बनाता हूँ। PROP लिख के टैप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंट आ गया। इंट की जगह मैं डेटा टाइप कर देता हूँ स्ट्रिंग, और इस प्रॉपर्टी का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं।
कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट करते हैं और इसका मैं प्रॉपर्टी का नाम यहाँ पे रख लेता हूँ लास्ट नेम। ठीक है, सिंपल 2 प्रॉपर्टीज बना रहा हूँ। ठीक है, और अब मैं इस क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं पर्सन। ठीक है, पर्सन हमारी क्लास है, P1 में अपने इस ऑब्जेक्ट का नाम रख रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद ये देखो ये हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो अब देखो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, इन दोनों को मुझे एक्सेस करना है और इसके अंदर मुझे वैल्यूज स्टोर करवानी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं इसका जो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। सही है, ठीक है, यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाते हैं एंड में, और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको एक्सेस करके इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज स्टोर करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपना नाम स्टोर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ मोहम्मद फर्स्ट नेम के अंदर, और लास्ट नेम के अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ आदिल। ठीक है, तो मोहम्मद आदिल यहाँ पे मैंने क्या किया, इन प्रॉपर्टीज के अंदर मैंने स्टोर कर दिया। और अब ये जो P1 का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको मैं अपने कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ। ठीक है, सही है। तो आप यहाँ पे जरा एक चीज नोटिस करना, मतलब मैंने यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं किया, बल्कि मैंने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है P1, ठीक है, वो P1 मैं डायरेक्ट अपने कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर डाल रहा हूँ। इन चीज़ों को गौर से देखना है, क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड के ऊपर आऊँगा तब आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ, तो आप उसका रिजल्ट देखना। तो यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, और यहाँ पे देखो वो जो हमारी क्लास टाइप थी, ठीक है, उसका जो नाम था पर्सन, वो हमें यहाँ पे गेट करके दे रहा है। ठीक है, लेकिन जब मैं यही काम रिकॉर्ड की मदद से करूंगा तब आपको एक डिफरेंट इसका आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है। फिर यहाँ पे देखो मैं इसी क्लास का एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, इसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ P2। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, लेकिन भाई यहाँ पे देखो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो वैल्यूज है ना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाली प्रॉपर्टीज के अंदर, वो मैं यहाँ पे सेम रखूंगा। मतलब पहले वाले ऑब्जेक्ट के अंदर भी मोहम्मद आदिल है वैल्यूज, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर भी मोहम्मद आदिल वैल्यूज हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मैं इस लाइन को यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ और कॉपी भी करता हूँ, नीचे मैं पेस्ट करता हूँ, और अब यहाँ पे देखो P1 डबल इक्वल टू मैं यहाँ पे कहता हूँ P2। मतलब यहाँ पे मैं P1 को कंपेयर करवा रहा हूँ P2 के साथ, और उसके लिए मैं यहाँ पे ये इक्वलिटी का जो ऑपरेटर होता है उसको यूज कर रहा हूँ। तो भाई देखो अभी यहाँ पे मैं क्लास यूज कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए। 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा। तो जो भी आपका आंसर है वो आपने अपने माइंड में रखना है। और अब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ, तो इसका रिजल्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। ठीक है, यहाँ पे आके रन करते हैं, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स। ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे जरा गौर से समझना। भाई देखो यहाँ पे अभी मैं अपनी पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ ना, एक है P1 और एक है P2। तो भाई देखो जब भी आप न्यू कीवर्ड का यूज करके अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो उस ऑब्जेक्ट को आपकी हीप मेमोरी के अंदर एक नई लोकेशन क्या होती है, असाइन होती है। मतलब एक नया रेफरेंस, एक नया आपके पास जो एड्रेस है वो असाइन होता है आपकी हीप मेमोरी के अंदर। तो यहाँ पे देखो जब मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे मैंने न्यू कीवर्ड का यूज किया, और यहाँ पे भी जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इस क्लास का, तो यहाँ पे मैंने न्यू कीवर्ड का यूज किया। इसका मतलब ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, इस ऑब्जेक्ट के लिए हीप में एक सेपरेट मेमोरी असाइन हुई है, और यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए भी जो मेमोरी है हीप के अंदर, वो एक सेपरेट एक यूनिक मेमोरी यहाँ पे असाइन हुई है। और याद रखना कि जब भी आप ये इक्वलिटी ऑपरेटर क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज करते हो ना, तो ये उनके रेफरेंसेस को चेक करता है, रेफरेंसेस को कंपेयर करता है कि भाई क्या इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो रेफरेंसेस हैं हीप मेमोरी के अंदर, जो एड्रेसेस हैं, क्या वो सेम है। तो मैंने क्या बताया, अगर आप न्यू कीवर्ड का यूज करते हो तो ये जो दोनों एड्रेसेस हैं ये क्या होंगे, इनके डिफरेंट होंगे। इसलिए यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा था, फॉल्स। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब ये जो मैंने क्लास बनाई थी ना, अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ रिकॉर्ड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्लास का कीवर्ड सिंपली हटाऊंगा, और यहाँ पे मैं उसकी जगह क्या लगा दूंगा, रिकॉर्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप जरा रिजल्ट देखना। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो पहली लाइन मैंने कमेंट की थी ना, ठीक है, इसको मैं यहाँ से अनकमेंट करता हूँ, ये पहली वाली लाइन, Ctrl+K Ctrl+U। ठीक है, तो यहाँ पे आके अब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप रिजल्ट देखना, क्योंकि देखो अभी मैंने यहाँ पे क्या पास किया है, P1 मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे पास किया है। तो जब मैं क्लास के थ्रू ये काम कर रहा था, तो हमें यहाँ पे सिंपल क्या रिजल्ट मिल रहा था, जो भी हमारी क्लास का नाम था वो हमें मिल रहा था। लेकिन अब यहाँ पे मैं रिकॉर्ड P1 को यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ, तो आप इसका रिजल्ट देखना। ठीक है, यहाँ पे आके इसको रन करते हैं, आप इसका रिजल्ट देखना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपको एक बहुत ज्यादा बेहतरीन किस्म की एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे दिखा रहा है।
मतलब जो आपका डेटा था, जो आपकी प्रॉपर्टीज के अंदर आपने वैल्यू सेट की थी, उसको एक प्रॉपर स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन के अंदर, जिस तरह से आपने जेसन के अंदर देखा होगा, उस तरह से आपको ये डेटा यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा है। तो ये तो एक डिफरेंस हो गया क्लासेस वर्सेस रिकॉर्ड्स का, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ दूसरा डिफरेंस। देखो यहाँ पे मैं ये वाली लाइन कमेंट करता हूँ, Ctrl+K Ctrl+C, और अब मैं इस वाली लाइन को अनकमेंट करता हूँ, ठीक है। जिसके अंदर मैं क्या कर रहा था, ये जो दो ऑब्जेक्ट्स थे P1 और P2, इसको मैं इक्वलिटी ऑपरेटर अप्लाई करके इसको क्या कर रहा था, कंपेयर कर रहा था। तो अब देखो, अब ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्लास के नहीं है, बल्कि ये हमारे पास इस रिकॉर्ड के हैं। तो अब आप यहाँ पे इसका डिफरेंस देखना, ठीक है। मैं एप्लीकेशन को रन करता हूं तो आप देखना। तो ये देखो यहाँ पे आपको ये क्या रिजल्ट डिस्प्ले करवा रहा है, ट्रू। ट्रू क्यों दिखा रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे जरा गौर से समझना। भाई देखो, जब हमने क्लासेस की बात की थी तो क्लासेस क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंसेस को क्या करता है, कंपेयर करता है। लेकिन यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड है, जब आप इनके ऊपर ये इक्वलिटी ऑपरेटर लगाओगे, कंपैरिजन ऑपरेटर लगाओगे, तो ये क्या करेगा, आपके ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो वैल्यूज है ना, उनको आपस में क्या करेगा, कंपेयर करेगा। मतलब ये यहाँ पे रेफरेंसेस को नहीं देखेगा, बल्कि जो आपने वैल्यूज स्टोर की हैं वैल्यूज को देखेगा। तो भाई देखो, P1 की जो वैल्यूज हैं वो सेम है ना P2 के, इसलिए यहाँ पे इसने रिजल्ट हमें क्या रिटर्न करके दिया, ट्रू। ठीक हो गया। तो ये इसके दो डिफरेंसेस हैं, एक तो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन होती है रिकॉर्ड की, और दूसरा जो रिकॉर्ड होता है वो आपके, जब भी आप ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हो, वो उनकी वैल्यूज को, जो डेटा होता है उसको क्या करता है, मैच करता है। ठीक है, तो अब ये पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भाई देखो, ये जो हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं ना, वो म्यूटेबल भी होते हैं और इम्यूटेबल भी होते हैं। अब म्यूटेबल इम्यूटेबल का मतलब क्या है, म्यूटेबल हम उन चीजों को कहते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, और इम्यूटेबल हम उसको कहते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। म्यूटेबल मतलब कैन बी चेंज्ड और इम्यूटेबल मतलब कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो भाई देखो, अभी ये जो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड के ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं ना, जिस तरह यहाँ पे देखो, मैं ये वाला जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ना, इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ। और ये देखो, जो मैंने P1 का ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर देखो मैंने फर्स्ट नेम के अंदर क्या डाला है, मोहम्मद डाला है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो फर्स्ट नेम को यहाँ पे मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ। देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ P1 डॉट फर्स्ट नेम यहाँ पे कहते हैं, और इसकी मैं वैल्यू, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे क्या सेट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अहमद। मतलब यहाँ से मैंने मोहम्मद हटा के यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे अहमद कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, मैं इस लाइन को कमेंट आउट करता हूँ, Ctrl+K Ctrl+C, और अब देखो यहाँ पे मैं CW टैप करता हूँ, और ये जो P1 का ऑब्जेक्ट है इसको मैं यहाँ पे आपको इसका रिजल्ट डिस्प्ले करवाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ, तो आप रिजल्ट देखना। तो यहाँ पे देखो, पहले फर्स्ट नेम में क्या था, मोहम्मद था, अब यहाँ पे क्या हो गया, अहमद हो गया। तो इसका मतलब अभी ये जो हमारे पास रिकॉर्ड है ना, ये म्यूटेबल है। मतलब अभी ये जो मैंने रिकॉर्ड बनाया है ये म्यूटेबल है, ये इम्यूटेबल नहीं है। म्यूटेबल मतलब अभी मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज कर पा रहा हूँ, अगर मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा तो वो इम्यूटेबल रिकॉर्ड कहलाएगा। ठीक है, तो भाई अब देखो, ये तो हमारे पास था म्यूटेबल रिकॉर्ड्स। अब मैं आपको बताता हूं कि इम्यूटेबल रिकॉर्ड्स आप किस तरह से बना सकते हो। ठीक है, देखो ये वाला पोर्शन मैं यहां से कमेंट आउट करता हूं, Ctrl+K Ctrl+C, और अब यहां पे देखो, अब मैं आपको एक और सिंटेक्स बताऊंगा जिसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपना रिकॉर्ड बना सकते हो। ठीक है, तो यहां पे देखो, पब्लिक रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड का नाम हम यही रखते हैं, पर्सन। और अब यहां पे देखो, हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्टर का। भाई देखो, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट मैंने अपने इसी लेक्चर सीरीज के अंदर पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हो, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो ये जो रिकॉर्ड अब मैं बना रहा हूँ ना, ये मैं प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके बना रहा हूँ। मतलब प्राइमरी कंस्ट्रक्टर का जो सिंटेक्स होता है ना, उसको यूज़ करके मैं अपना ये रिकॉर्ड बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, उसी तरह से यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ बना लेता हूँ। एक है हमारे पास फर्स्ट नेम और दूसरी है हमारे पास लास्ट नेम। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, इसकी कहीं भी मैंने बॉडी नहीं दी, मतलब कर्ली ब्रैकेट देके मैंने यहाँ पे बॉडी स्टार्ट नहीं की, बल्कि यहाँ पे देखो बॉडी देने के बजाय यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, सेमीकोलन लगा के एंड कर दिया। तो ये जो है ना, ये बेसिकली हमारे पास कहलाता है प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। तो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर जब आप यूज करते हो तो इससे क्या होगा कि देखो, ये जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने दो पैरामीटर्स बनाए ना, इसकी मदद से आपकी जो वो प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके अंदर जो वैल्यूज इनिशियलाइज होती हैं, वो काम ऑटोमेटिकली इस केस के अंदर हो जाएगा। मतलब जिस तरह यहाँ पे मैं कर रहा था ना, इस तरह से प्रॉपर्टीज बना रहा था, तो इसकी मुझे जरूरत नहीं है। आप जस्ट यहाँ पे इस तरह से क्या कर लोगे, अपना ये रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लोगे। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, ये जो हमारे पास रिकॉर्ड हमने क्रिएट किया है, ये इम्यूटेबल रिकॉर्ड है।
इम्यूटेबल मतलब जिसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी वैल्यूज आप एक दफा डिफाइन करोगे, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाली लाइन अभी मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ और इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो मैं इनिशियलाइज करता हूँ। यहाँ पे देखो अभी आपके पास एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई यहाँ पे देखो ये जो मैंने रिकॉर्ड बनाया है ये मैंने प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को यूज करके बनाया है, तो उसकी वैल्यूज मुझे यहाँ पे इस तरह से पास करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं पहले पास करता हूँ मोहम्मद और दोबारा यहाँ पे पास कर देता हूँ आदिल। तो मतलब जब आप इस तरह से यहाँ पे ये रिकॉर्ड बनाओगे ना प्राइमरी कंस्ट्रक्टर वाले सिंटैक्स को यूज करके, तो आपको इस तरह से वैल्यूज यहाँ पे क्या करनी है, पास करनी है। तो अब यहाँ पे देखो ये P1 मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ ना, मतलब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है P1 इसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे रन करते हैं तो आप इसका रिजल्ट देखना। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बिल्कुल सही तरह से वो जो रिकॉर्ड है उसकी हमारे पास स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन आ रही है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बताया, अब ये जो हमारे पास रिकॉर्ड है ये इम्यूटेबल रिकॉर्ड है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो यही जो P1 है जहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, इसके शुरू में यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ P1 डॉट, यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ फर्स्ट नेम को एक्सेस करते हैं। बल्कि देखो ये ऊपर लाइन लिखी हुई है ना, यही वाली लाइन मैं यहाँ पे लिख रहा था। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से अनकमेंट करता हूँ, Ctrl+K Ctrl+U। तो देखो जैसे ही मैंने इसको अनकमेंट किया देखो अब एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो हमारा फर्स्ट नेम था ना मोहम्मद, उसकी जगह मैं यहाँ पे अहमद डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो P1 डॉट फर्स्ट नेम के अंदर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो अगर मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊं तो आप जरा एरर पढ़ना, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि भाई यहाँ पे इनिट एक्सेसर का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे आप इसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू इसकी पहले से इनिशियलाइज हो चुकी है। भाई देखो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको इनिट कीवर्ड का कॉन्सेप्ट समझाया था। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी, आप वो वाली वीडियो देख लो ताकि आपको इनिट कीवर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पे मैं ये वाला काम नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये जो मैंने रिकॉर्ड बनाया था ये मेरे पास इम्यूटेबल रिकॉर्ड था। तो भाई देखो मैंने आपको क्या बताया कि इनिट कीवर्ड का यहाँ पे यूज हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो आपको तो समझ नहीं आएगा कि सर यहाँ पे तो कोई इनिट का कीवर्ड यूज नहीं हुआ हुआ, लेकिन इंटरनली यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिट का कीवर्ड यूज हो रहा है। मतलब यहाँ पे ये जो आपके पास दो प्रॉपर्टीज है ना, जब ये प्रॉपर्टीज क्रिएट हो रही है इंटरनली तो वहां पे इनिट का कीवर्ड आपके पास लगा हुआ है। तो वो जो इनिट कीवर्ड वाला रिकॉर्ड है वो दिखता कैसा है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं ये पूरी लाइन यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, और अब मैं वो रिकॉर्ड बनाता हूँ जिसके अंदर ये इनिट का कीवर्ड यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मैंने यहाँ पे ये रिकॉर्ड बनाया और इसके अंदर दोबारा से मैं PROP टैप करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी का नाम मैं यहाँ पे कर देता हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है, और उसके बाद इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं यहाँ पे नीचे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ लास्ट नेम। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो अब ये जो सेट है ना इसके अंदर देखो गेट और सेट। गेट और सेट का मतलब अभी मैं इस प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू सेट भी करवा सकता हूँ और गेट भी करवा सकता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जहाँ पे सेट है ना इसकी जगह पे मैं यहाँ पे इनिट का कीवर्ड मतलब इनिशियलाइज का कीवर्ड मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे मैंने ये इनिट का कीवर्ड लगा दिया। तो भाई ये देखो ये जो मैंने इनिट के कीवर्ड्स इन प्रॉपर्टीज के अंदर लगाए हैं, यहाँ पे ये वही काम करेंगे जो काम यहाँ पे हो रहा था जब मैं ये प्राइमरी कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहा था। मतलब ये वाला जो सिंटैक्स है, ये वाला जो रिकॉर्ड है वो इंटरनली कुछ इसी तरह से बना हुआ था कि उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पे ये इनिट का कीवर्ड यूज हो रहा था। तो भाई अब देखो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ जहाँ पे मैं इसको ऑब्जेक्ट बना रहा था। ठीक है, देखो अब मैं इसको इनिशियलाइज कैसे करूंगा, यहाँ पे देखो मैं ये पूरी लाइन यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, Ctrl+K Ctrl+C इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ और अब मैं इसको इनिशियलाइज करूंगा किसकी मदद से, वो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर होता है उस तरह से यहाँ पे मैं इसको यूज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके अंदर सबसे पहले मैं फर्स्ट नेम की प्रॉपर्टी एक्सेस करता हूँ, इसके अंदर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ मोहम्मद। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ लास्ट नेम। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ अपना नाम मोहम्मद आदिल। ठीक है, सही है। तो जब भी आप प्रॉपर्टीज के अंदर वो इनिट का कीवर्ड यूज करोगे तो आपको इस तरह से इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो देखो यहाँ पे इनिट का कीवर्ड था ना, इनिट के कीवर्ड का क्या मतलब है कि आप इन प्रॉपर्टीज को एक दफा इनिशियलाइज कर सकते हो, वो भी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर की मदद से, मतलब इस तरह से। तो जब आपने एक दफा इन प्रॉपर्टीज के अंदर वैल्यूज असाइन कर दी, आप दोबारा इनकी वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड है ये भी आपके पास इम्यूटेबल रिकॉर्ड है। इम्यूटेबल मतलब कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो मैं इसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे देखो ये वाली जो लाइन है ना, इसको मैं यहाँ से अनकमेंट करता हूँ, Ctrl+K Ctrl+U। तो जैसे ही मैंने अनकमेंट किया तो यहाँ पे देखो दोबारा एरर आ रहा है, माउस लेके जाओ तो देखो सेम वही एरर आ रहा है जो कि पहले आ रहा था। मतलब आप इसका जो रिकॉर्ड है इसकी भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये इम्यूटेबल है।
तो यहाँ पे आके इसको मैं दोबारा क्या कर देता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल सी। ठीक है, तो एक तो इसका ये पॉइंट हो गया। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपको बताऊं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो क्या है भाई, देखो मैं चाह रहा हूं कि भाई फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास रिकॉर्ड का ऑब्जेक्ट है ना, मुझे इसका फर्स्ट नेम चेंज करना है, लेकिन चेंज करने के बाद मुझे एक नए रिकॉर्ड के ऑब्जेक्ट के अंदर उसको स्टोर करना है। मतलब मैं चाह रहा हूं कि भाई मुझे एक नया रिकॉर्ड बनाना है, लेकिन वो जो रिकॉर्ड होगा वो वैल्यूज कहां से लेगा, यहां से लेगा, इस वाले रिकॉर्ड से। लेकिन उसके अंदर ही जो फर्स्ट नेम वाली प्रॉपर्टी है ना, मुझे सिर्फ उसकी वैल्यू क्या करनी है, चेंज करनी है। तो उस कॉन्सेप्ट के लिए हम यूज करते हैं विद कीवर्ड। ठीक है, तो वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आ जाओ। ये देखो, यहाँ पे मैं पर्सन का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, इसका मैं नाम रखता हूँ यहाँ पे P2। और यहाँ पे देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये जो P1 है ना, इसके साथ मैं विद का कीवर्ड यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखो मैं कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ ये जो फर्स्ट नेम है ना, इसकी वैल्यू मुझे रिप्लेस करनी है फॉर एग्जाम्पल किससे, अहमद से। ठीक है, अब जरा कॉन्सेप्ट समझना कि मैंने यहाँ पे किया क्या है। भाई मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये P1 का ऑब्जेक्ट चाहिए किसके अंदर, P2 के अंदर, लेकिन विद ये जो फर्स्ट नेम है ना, उसके अंदर मुझे मोहम्मद नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अहमद चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से मैं अपनी प्रॉपर्टी के अंदर मॉडिफिकेशन करके एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, जिसका मैंने यहाँ पे नाम क्या रखा, P2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब ये P2 में यहाँ पे कॉल करके दिखाता हूँ, इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे इसका रिजल्ट देखना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट नेम में अब आपको मोहम्मद की जगह क्या नजर आ रहा है, अहमद, क्योंकि अहमद भी तो मोहम्मद का दूसरा नाम है। मतलब यहाँ पे आप देखो कि हमने P1 को चेंज नहीं किया, क्योंकि वो इम्यूटेबल है। मतलब P1 को हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया, बल्कि हमने क्या किया, P1 की जो एक प्रॉपर्टी है फर्स्ट नेम, उसको मॉडिफाई करके P2 के अंदर डाल दिया। सही है, तो ये इसका डिफरेंस है, आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। मतलब आप यहाँ पे विद कीवर्ड का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो प्रैक्टिकल इसका सारा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं इसके कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स के ऊपर, जो कि समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, ये डायग्राम से मैंने आपको समझाया था। अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स हैं। देखो पहला पॉइंट, अ C# रिकॉर्ड इज अ डेटा सेंट्रिक टाइप दैट यूजुअली डजंट कंटेन बिहेवियर्स। इसका मतलब है यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे पास मोस्टली फील्ड्स के साथ, प्रॉपर्टीज के साथ, मतलब डेटा के साथ काम करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि इसके अंदर हम बिहेवियर्स नहीं बनाते। बिहेवियर्स मतलब फंक्शंस। मतलब अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है ये वाला जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना, ये हम पर्टिकुलरली तब यूज करते हैं जब हमें सिर्फ और सिर्फ डेटा के साथ काम करना हो, मतलब फील्ड्स के साथ काम करना हो या वेरिएबल्स के साथ काम करना हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फंक्शन नहीं बना सकते, आप फंक्शन मेथड जिसके अंदर बना सकते हो, अलाउड है। तो यही कह रहा है डेटा सेंट्रिक होता है रिकॉर्ड, जिसके अंदर हम सिर्फ वेरिएबल्स के साथ काम करते हैं। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो क्या कह रहा है, C#9 इंट्रोड्यूस द कीवर्ड रिकॉर्ड टू क्विकली डिक्लेयर अ क्लास प्राइमरीली डिजाइन फॉर डेटा रिप्रेजेंटेशन। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो C#9 का जब वर्जन आया था ना, तो वहां पे ये रिकॉर्ड्स क्या हुए थे, इंट्रोड्यूस हुए थे। क्यों इंट्रोड्यूस हुए थे, ताकि हम जल्दी से वही जो क्लास वाला बिहेवियर होता है ना, जल्दी से हम उसे क्रिएट कर सकें। और क्यों क्रिएट कर सकें, जब हमें सिर्फ और सिर्फ डेटा रिप्रेजेंटेशन के साथ काम करना है। क्योंकि देखो जब मैंने रिकॉर्ड बनाया था ना प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के साथ, कौन सा वाला, ये वाला जो मैंने रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया था, तो देखो कितनी जल्दी से मैंने एक ही लाइन में क्या कर लिया, वही बिहेवियर अपना लिया जो कि मैं क्लास के लिए काम करता था। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही कह रहा है कि C#9 ने रिकॉर्ड को इंट्रोड्यूस किया ताकि हम जल्दी से एक क्या करें, वही क्लास वाला कॉन्सेप्ट है वो क्रिएट कर सके। और जब हमें सिर्फ डेटा रिप्रेजेंटेशन के साथ काम करना है, मतलब वेरिएबल्स, फील्ड्स, प्रॉपर्टीज के साथ काम करना है, तब हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। फिर देखो थर्ड पॉइंट, a record in C# is a special type that provides concise syntax and built-in behavior for working with data models. Data models मतलब वही वेरिएबल्स की बात हो रही है, फील्ड्स की बात हो रही है, प्रॉपर्टीज की बात हो रही है कि भाई ये जो रिकॉर्ड है ना C# के अंदर, ये एक स्पेशल डेटा टाइप होती है जो कि आपको एक मुख्तसर सा छोटा सा सिंटैक्स प्रोवाइड करती है, जिसके साथ आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल्स, फील्ड्स, प्रॉपर्टीज के साथ काम कर सकते हो। ठीक है, फिर आ जाओ यहाँ पे देखो आगे। अब यहाँ पे देखो कह रहा है डिक्लेयरिंग अ रिकॉर्ड टाइप। तो देखो क्या कह रहा है, इन C#9 द प्राइमरी कंस्ट्रक्टर सिंटैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ कंसाइज मींस टू डिक्लेयर अ रिकॉर्ड्स कंस्ट्रक्टर एंड प्रॉपर्टीज। मतलब देखो जब मैंने यहाँ पे ये रिकॉर्ड बनाया था ना इस तरह से, तो यहाँ पे मैं कौन सा सिंटैक्स यूज कर रहा हूँ, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर सिंटैक्स यूज कर रहा हूँ, जिससे क्या होता है कि जो रिकॉर्ड का सिंटैक्स होता है और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इसकी मदद से ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। मतलब जो जो आपने यहाँ पे पेरेंथीसिस के अंदर
डिफाइन किए ना पैरामीटर्स, उसकी मदद से कंस्ट्रक्टर भी बन जाएगा और प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिक तरीके से बन जाएंगी। तो यही चीज आपको यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन यू डिक्लेयर अ प्राइमरी कंस्ट्रक्टर ऑन अ रिकॉर्ड द कंपाइलर ऑटोमेटिकली जनरेट्स पब्लिक प्रॉपर्टीज फॉर द प्राइमरी कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स। इसका मतलब यहाँ पे देखो कह रहा है कि जो आपने प्राइमरी कंस्ट्रक्टर ये बनाया था ना, ये वाला, इसके अंदर जो भी आपने प्रॉपर्टीज बनाई हैं, जो भी आपने पैरामीटर्स बनाए हैं, इससे रिलेटेड ऑटोमेटिकली क्या होता है कि कंपाइलर आपका, सी शार्प का कंपाइलर, वो ऑटोमेटिक पब्लिक प्रॉपर्टीज आपको जनरेट करके देता है, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, दीज पैरामीटर्स आर रेफर्ड टू एज पोजिशनल पैरामीटर्स। मतलब देखो ये जो पैरामीटर्स मैंने बनाए ना दो, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इनको बेसिकली क्या कहा जाता है, पोजिशनल पैरामीटर्स कहा जाता है। कब कहा जाता है, जब आप इस तरह से प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को यूज करके ये पैरामीटर्स बनाते हो, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। फिर आगे आ जाओ, फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, रिकॉर्ड्स कैन बी म्यूटेबल और इम्यूटेबल, चेंजेबल और अनचेंजेबल। मतलब इसकी मैंने आपको अभी प्रैक्टिकल भी बताया करके, ठीक है। तो यहाँ पे उसी का क्या बता रहा है, थियरी बता रहा है कि रिकॉर्ड्स दोनों हो सकते हैं, म्यूटेबल भी और इम्यूटेबल भी। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू बेस्ड इक्वलिटी। भाई देखो मैंने इक्वलिटी ऑपरेटर यूज किया था डबल इक्वल टू का यूज करके, और मैंने क्या बताया था कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो बेसिकली आपके जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी जो वैल्यूज होती हैं उनको मैच करता है, ना कि उनके रेफरेंसेस को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यही कह रहा है, वैल्यू बेस्ड इक्वलिटी सिमेंटिक मीन्स दैट टू सी शार्प रिकॉर्ड इंस्टेंसेस आर कंसिडर्ड इक्वल व्हेन देयर डेटा मैचेस। मतलब अगर दोनों रिकॉर्ड के जो इंस्टेंसेस हैं, दोनों जो रिकॉर्ड के ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर उनके अंदर डेटा मैच करता है तो रिजल्ट आएगा ट्रू, डेटा मैच नहीं करेगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। तो ये इसका पॉइंट है। फिर यहाँ पे देखो, ऑल्दो वी कैन चेंज डेटा ऑफ रिकॉर्ड्स बाय यूजिंग विद कीवर्ड, बट आफ्टर दैट वी हैव टू असाइन दैट मॉडिफाइड डेटा टू अदर रिकॉर्ड। मतलब हमने क्या किया था कि P1 का जो डेटा था उसको हमने मॉडिफाई किया, चेंज किया, और फिर उसकी मदद से हमने क्या किया, एक P2 क्रिएट किया, मतलब एक नया रिकॉर्ड का इंस्टेंस, नया रिकॉर्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखो, द विद कीवर्ड इन सी शार्प इज अ कन्वीनियंट वे टू क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस ऑफ अ रिकॉर्ड टाइप विद सम ऑफ द प्रॉपर्टीज मॉडिफाइड। मतलब यहाँ पे यही कह रहा है कि जो विद कीवर्ड है सी शार्प के अंदर, ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिसकी मदद से हम एक रिकॉर्ड का नया इंस्टेंस बना सकते हैं किसी पुराने रिकॉर्ड के इंस्टेंस की मदद से। तो जब पुराने रिकॉर्ड का जो इंस्टेंस है उसकी प्रॉपर्टीज को जब मैं मॉडिफाई करूंगा, तो मॉडिफाई करने के बाद मैं क्या कर सकता हूं, उसको एक नए रिकॉर्ड के अंदर क्या कर सकता हूं, स्टोर कर सकता हूं। तो यही पॉइंट यहाँ पे समझा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियो सी शार्प से रिलेटेड मैं इस चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूँ। तो इस लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ लेना। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।